नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिल गया है। ये नोटिस लोकसभा सचिवालय ने भेजा है। राहुल गांधी से कहा गया है कि वो 22 अप्रैल तक सरकारी आवास को खाली कर दें। चिट्ठी में लिखा है कि 23 अप्रैल से आवास का अलॉटमेंट रद्द माना जाएगा। राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलने के बाद संसद की सदस्यता खत्म हो गई थी। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। हम इस वक्त 12 तुगलक लेन में हैं। ये राहुल गांधी का सरकारी आवास है। ये वो आवास है जो उन्हें संसद सदस्य होने के नाते मिला है। करीब 19 साल से राहुल गांधी यही बंगले में रह रहे थे, लेकिन चूंकि अब उनकी संसद की सदस्यता चली गई, लिहाजा उन्हें यह घर या बंगला कह सकते हैं खाली करना पड़ेगा। ऐसा लोकसभा की आवास समिति ने नोटिस दिया है और कहा है कि करीब 1 महीने के भीतर आप ये बंगला जो मिला हुआ है, संसद सदस्य होने के नाते आप ये बंगला खाली कर दें। हालांकि राहुल गांधी के पास मौका है। अगर ऊपरी अदालत में सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हैं और उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो जाती है, तो उन्हें यह घर फिर से वापस मिल सकता है। राहुल गांधी अगर चाहें तो वह लोकसभा की जो आवास समिति है, उसको बकायदा ये अनुरोध कर सकते हैं कि हम कुछ दिन और ये बंगला रखना चाहते हैं अपने पास, तो हो सकता है उन्हें यह मौका मिल जाए। लेकिन जो फिलहाल लोकसभा सचिवालय के सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है, उसके मुताबिक उन्हें यह घर, ये बंगला करीब 1 महीने के भीतर खाली करना पड़ेगा। इस पर कांग्रेस के खास तौर से जो नेता है वो खासे नाराज है। उनका ये कहना है कि सब कुछ ये राजनीतिक विद्वेष के तहत किया जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और यही वजह है कि सूरत कोर्ट का जो फैसला हुआ वह उन्हें संसद की सदस्यता उससे चली गई और अब ये बंगला भी उनके हाथ से चला जाएगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और इससे पहले आज 10वें दिन संसद की कार्रवाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच नहीं चल पाई। विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया तो सत्ता पक्ष ने कहा काले कपड़े पहनने की क्या जरूरत, कांग्रेस ओबीसी का अपमान कर रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए राहत की बात यह रही कि तृणमूल कांग्रेस और बीआरएस साथ प्रदर्शन में जुटे। आज की ग्राउंड रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के लगातार 10वें दिन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में राहुल गांधी के निष्कासन पर अपना विरोध जताने के लिए सोमवार को कांग्रेस, लेफ्ट, बीआरएस और शिवसेना के सांसद काले कपड़ों में संसद पहुंचे। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के बाद विपक्ष लामबंद हो गया है। सोमवार सुबह 17 विपक्षी दलों की बैठक में पहली बार तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी शामिल हुए। संसद की कार्रवाई पहली बार स्थगित होने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर लेकर संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। सरकार को घेरने के लिए जो विपक्ष की रणनीति है वो खासा मजबूत होता जा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि वो अपनी बात को संसद में उठाना चाहते हैं, लोकसभा राज्यसभा में उठाना चाहते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे और यही वजह है कि अपनी लड़ाई को संसद से लेकर सड़क तक वो पहुंचा रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए? हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। हम तो साथ थे, बराबर ही साथ थे। तो आपको लगता है विरोध का तरीका आपका अलग था बाकी विपक्षी विरोध तो हम विरोध में तो सबसे आगे थे, तब भी थे, अब भी हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अंदर रख रही है, उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर रही है, ये इनका घबराहट दिखाती है। उधर बीजेपी ने भी सोमवार को राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर अपना हमला जारी रखा। कहाँ भगवान राम और कहाँ ये लोग। आपने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं सावरकर नहीं हूँ। क्या आपको सावरकर जी जैसे लोगों की भागीदारी के बारे में पता है? राज्यसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल पेश कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच कुछ ही मिनटों में राज्यसभा ने बिना चर्चा के फाइनेंस बिल को ध्वनि मत से रिटर्न कर दिया।
जम्मू और कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल भी बिना चर्चा के लोकसभा भेज दिया। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और ओबीसी समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया। सब लोग आज यहाँ इकट्ठे होकर गांधी जी की मूर्ति के पास ओबीसी के सांसद हैं, राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि आप पिछड़ा समुदाय से माफी मांगिए। लोकसभा और राज्यसभा में लगातार 10 दिन तक हंगामे के बाद बजट सत्र खत्म होने के कगार पर है। अब सबकी नजर 2024 के लोकसभा चुनावों पर है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का विपक्ष के साथ आना 2024 से पहले विपक्ष के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। संसद भवन से राजीव रंजन और कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता की कोशिशों को एक झटका भी लगा है। शिवसेना उद्धव गुट ने फैसला लिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आयोजित डिनर में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट ने प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो हिंदुत्व के विचारक वीडी सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। उद्धव ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उद्धव ने राहुल का पक्ष लेते हुए ये भी कहा कि उन्हें जानबूझकर उकसाया जा रहा है। साथ ही उद्धव ने कहा कि राहुल जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा था कि अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वो 2 दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उधर बीजेपी विधायक मंडल विरूपाक्षा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें तुमकुरू के पास से गिरफ्तार किया है। विरूपाक्षा के बेटे प्रशांत को एमएलए के ऑफिस में 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद विधायक के घर की तलाशी ली गई, जहां से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। माफिया डॉन अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच गया है। कल रात उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल से लेकर पुलिस चली थी। तमाम तरह के अंदेशों के बीच वो इलाहाबाद नैनी जेल पहुंचा, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। उसे एक स्पेशल बैरक में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाना है। कल यानी 28 मार्च को अतीक अहमद की प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है और उसी दिन 2006 में उमेश पाल के अपहरण वाले मामले में प्रयागराज की कोर्ट का फैसला आएगा। इस मामले में अतीक अहमद का भाई अशरफ भी आरोपी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। अतीक अहमद को जो साबरमती जेल से नैनी जेल को लाना था वो यहाँ पर आ गए। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है वो कुछ गाड़ियाँ जो है वो आना शुरू हो गई हैं और जो है वो काफिला जो है धीरे धीरे करके गाड़ी आ रही है, वो अंदर आएगा। और एक अनुमान जो लगाया जा रहा था कि अतीक को यहाँ पहुँचने में देर होगी, तकरीबन रात को 10-11 बज जाएगा, लेकिन वो 10-11 नहीं बजा, बल्कि आप समझिए कि सूरज झुकने से पहले ही अतीक के तमाम लोग जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये तमाम गाड़ियाँ आ रही हैं। तो वो सारी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी कि ले करके जा रहे हैं। मीडिया के लोग हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो एक तमाम आकांक्षाएं थी, जो एक बातें थी, वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर अतीक अहमद को लेकर के यहाँ पर आया गया है और ये गाड़ी ले करके ये पूरी जा रही है अंदर। नैनी जेल के अंदर जो है वो गाड़ियाँ ले करके जा रहे हैं। नैनी जेल के अंदर वो गाड़ियाँ ले करके जा रहे हैं। वो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ले करके जा रहे हैं वो गाड़ियाँ। और यहाँ पर हम अगर दिखाएं तो 2 नंबर गेट की तरफ से जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर सारी गाड़ियाँ आई हैं। यहाँ पर ये जो जेल है यहाँ पर रखा गया है। आमतौर पर ये होता है कि कैदी को बाहर उतारा जाता था, लेकिन यहाँ पर कैदी को बाहर नहीं उतारा गया, बल्कि अतीक को गाड़ी के साथ अंदर ले जाया जा रहा है।
और गाड़ी के साथ अंदर जा करके वहाँ हो सकता है कि शायद वो गेट खुला है और हो सकता है कि वहाँ पर ले जा करके उसे उतार करके फिर पैदल लेकर के जाएं। इसके अलावा अशरफ को भी बरेली जेल से लाया जा रहा है, उसे भी संभवतः इसी तरीके से यहाँ पर ला करके और उसे पहुँचाया जाएगा। तो एक पुलिस की जो एक बड़ी बात थी ये कि उसे जो लेकर के आ रहे थे, एक बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, वो उन्होंने जो है फिलहाल अतीक को यहाँ पर पहुँचा कर किया और एक अगली बड़ी परीक्षा होगी तब जब वो कल उसे कोर्ट में पेश करेंगे, तब भी एक ऐसे ही एहतियात और सुरक्षा की बात होगी। और इसी तरीके से इतनी ही सुरक्षा के साथ अशरफ को भी बरेली जेल से लाया जा रहा है। तो जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, जिन बातों की तमाम आशंकाएं थी, वो सारी आशंकाएं निर्मूल हुई। पुलिस ने जो है कानून का जो कह रही थी कि हम न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे, उसे करते हुए वो यहाँ पर लाई और अतीक को सकुशल नैनी जेल में फिलहाल उसे यहाँ पर साबरमती जेल से नैनी जेल में ट्रांसफ़र किया है। प्रयागराज से नितिन गुप्ता के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और खबर राजस्थान की। राजस्थान के जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ डॉक्टर्स ने मार्च निकाला है। प्रदर्शन के कारण राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गईं। मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर आई है, जिसके तहत किसी भी मरीज के इलाज से कोई अस्पताल इनकार नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल चलाने में लाखों का खर्च है। ऐसे करने से वो खर्च कहां से निकाल पाएंगे। और विपक्षी खेमे से समय की खबर यह है कि विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इस समय चल रही है। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव सहित विपक्ष के कई नेता मौजूद हैं। कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को राज्य में दिया जाने वाला जो 4% रिजर्वेशन खत्म कर इसे लिंगायत और वोकलिगा में बांट दिया है। मुस्लिम नेताओं के मुताबिक ये कानून संगत नहीं है, क्योंकि उन्हें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं बल्कि पिछड़ा होने की वजह से ये दिया गया था। वहीं अनुसूचित जनजाति भी इस फेरबदल से खुश नहीं है। बवाल इतना हुआ कि शिवमोगा में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जल्द ही इस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शिवमोगा में हिंसा। अनुसूचित जाति के बंजारा और कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने येदियुरप्पा के घर का घेराव किया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उनकी मांग है कि बसवराज बोम्मई सरकार सदाशिव आयोग की सिफारिश के तहत रिजर्वेशन के अपने फैसले को वापस ले, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान होगा। पिछले शुक्रवार को बोम्मई कैबिनेट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम भी लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि उनके 4% आरक्षण को खत्म कर इसे लिंगायतों और वोकलिगा में बांट दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को सही ठहराया था। संविधान के अंदर धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने का कोई प्रोविजन नहीं है। मुसलमानों को आरक्षण 1994 में दिया गया था। तब अल्पसंख्यकों के सर्वे के आधार पर उनके पिछड़ेपन को देखते हुए वीरप्पा मोइली सरकार ने ये 4% आरक्षण दिया था। You cannot take away or add any to the बैकवर्ड क्लास लिस्ट से किसी भी जाति को बैकवर्ड क्लास कमीशन की सिफारिश के बगैर नहीं हटाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन ने अंतरिम रिपोर्ट दी है और उसी के आधार पर किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। ये कोर्ट में टिकता भी नहीं है। और दूसरा जो है, ये जो ईएमएस में जो डाले हैं, कौन से बुनियाद पर? बसवराज बोम्मई सरकार ने भले ही रिजर्वेशन से जुड़े स्लैब में बदलाव लाए हों, लेकिन इसे फिलहाल लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में
लंबित है एक जनहित याचिका की वजह से। हाईकोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार चाहे जो भी बदलाव लाए, जब तक उस पर हाईकोर्ट की मुहर नहीं लगती तब तक उसे लागू नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो फिलहाल इस खबर के साथ अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।